डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस वो कौन से होंगे, दैट इज फ्रॉम वेरियस क्वेश्चन पेपर आ चुके, आपको वो चीज पढ़ने वाले हैं। वो कौन से होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। और ये मल्टीपल चॉइस किस चीज को टारगेट कर रहे हैं अपन? बेसिकली फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट, डीसीओ और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम, जहां पे मल्टीपल चॉइस जिसको अपन एमसीक्यूज बोलते हैं, उन सबको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? बेसिकली हम फार्माकोलॉजी की बात करें, जिसमें टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज की बात हो रही है। आज फोर्थ पार्ट है, मींस यहाँ पे 3 पार्ट पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं अपन। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी फार्माकोलॉजी की, जहां आप क्लिक करके आप अपना पूरे 1 2 3 तीनों के तीनों आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट और बना रखी है एमसीक्यू से रिलेटेड, जो डीएसबीएम की बात करूंगा और यहाँ पे एचएनसीपी की बात करूंगा। यहाँ पे मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करूंगा। यहाँ पे दूसरा कहूंगा, यदि मैं फार्माकोग्नोसी की बात करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, ये एमसीक्यूज की बात हो गई। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे थ्योरी की पेपर भी या थ्योरी के वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, तो जो आपको डिजायर्ड सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी तरह को टारगेट किया हुआ है, तो आप जो चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ओके, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेपावरीन इज एन एल्कलॉइड विच इज यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स पेपावरीन? देखिएगा, पेपावरीन बेसिकली ये है पेपावरीन। क्लियर? पेपावरीन बेसिकली क्या करता है? इनिबिट करता है फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को। फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम का इनिबिशन होने से सेल में साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे वेसोडाइलेशन एंड हो जाता है। वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट आता है। ओके, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट की वजह से हम इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल। मींस इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है किसी पर्सन में, तो उसको यूज किया जाता है, डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है पेनिस में। ओके, फिर दूसरा आता है इसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ वेसोस्पाज्म। क्यों ट्रीटमेंट ऑफ वेसोस्पाज्म? वेसोस्पाज्म मतलब सिकुड़ चुकी यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि वेसो डायलेट करती है, तो इसीलिए इसको वेसोस्पाज्म में भी यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट ऑफ किसका? ट्रीटमेंट ऑफ स्पाज्म ऑफ जीआईटी, बाइल डक्ट एंड यूरेटर। इनके भी स्पाज्म को डायलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? जैसा कि आपको पता लग रहा है, वेसो डायलेशन इसका इफेक्ट आ गया, ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टायरामीन रिजल्ट्स इन इट्स डिक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। समझना, टायरामीन होता क्या है? ये है टायरामीन। फ्रेंड्स, टायरामीन की बात करेंगे तो ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी का है? इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्फेथोमाइमेटिक है। कैसे काम करती है देखना आप लोग। यहाँ पे टायरामीन क्या करता है? टायरामीन इज टेकन बाय नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर। मतलब ये ट्रांसपोर्टर होता है किसका? नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक का ट्रांसपोर्टर होता है। वो इसको पिक कर लेता है, ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके रेस्पॉन्स में रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन्स का रिलीज हो जाता है। ओके, जिससे क्या होगा? सिम्फेथोमाइमेटिक एक्शन आएगा किसका? नोरएपिनेफ्रिन या नोर, जिसको अपन एड्रेनलिन बोलते हैं। ओके, नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन एक ही बात है, दोनों का सिनोनिम है। अब बात करते हैं ये टायरामीन किससे मेटाबोलाइज होता है। देखिएगा आप, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय मोनो
ऑक्सीडेज, जिसको अपन माओ एंजाइम बोलते हैं। और आपको यदि ध्यान हो तो टायरामीन का अपन को एक्शन को मिनिमाइज करना हो, इनिबिट करना हो, तो हम क्या करते हैं, माओ इनिबिटर देते हैं। ओके, मतलब टायरामीन का हम क्या कर रहे हैं, एक्शन को इनिबिट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए हम इस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे, तो टायरामीन क्या होगा, अपना इफेक्ट देता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा, ये इसका एंटागोनिस्ट कौन है, रेसरपिन इसका एंटागोनिस्ट होता है। कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है जीपेट में, फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जैसा कि आपको पता लग रहा है, यहीं से समझ में आ रहा है कि आपका आंसर डिस्प्लेस नोरएड्रेनालिन फ्रॉम नर्व एंडिंग बाइंड साइट। क्लियर है? Now come to the question number say third, morphine is a drug of choice for friends। morphine की बात करते हैं तो morphine वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस में, लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट होता है म्यू रिसेप्टर के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं यही चीज को। और ये क्या करता है, इसकी वजह से इसका एक्शन जो आता है एनाल्जेसिया देता है, मींस पेन रिलीफ में हम यूज लेते हैं। दूसरा इसका मियोसिस होता है, मियोसिस की वजह का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। नेक्स्ट सेडेशन ऑफ सीएनएस, डिप्रेशन करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। ये हम किसके इफेक्ट पड़ रहे हैं फ्रेंड्स, म्यू रिसेप्टर के लिए, क्योंकि ये मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट होता है। ये इसे यूफोरिया भी करता है म्यू रिसेप्टर के थ्रू, जिससे क्या होता है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस बताता है। और नेक्स्ट आता है इसका डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, जिसकी इसलिए इसको यूज्ड इन डायरिया में इसको यूज किया जाता है। ओके, और लास्ट इसका इफेक्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेशन का डिप्रेशन करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज और है यहाँ पे, ये वीक एगोनिस्ट होता है किसका, कापा रिसेप्टर का और डेल्टा रिसेप्टर का वीक एगोनिस्ट भी होता है। तो आज शायद आपको समझ में आ गया होगा, जीआईटी मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये एनाल्जेसिया को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए इसको यूज कहां करेंगे, इन दोनों की वजह से इसको हम करेंगे कॉलिक पेन में यूज करेंगे। क्लियर? मतलब पेट दर्द की यूज, पेट दर्द की बात हो रही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, एंटीबायोटिक विच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम एंड बिकम नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम के साथ में? फ्रेंड्स, कैल्शियम के साथ में एक ही एंटीबायोटिक है जो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, ये इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है जनरली मेटल +2 के साथ में। ऐसा मेटल जिसमें वैलेंसी +2 हो, जैसा कि कैल्शियम भी हो सकता है, जैसा कि आयरन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। ओके, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कैल्शियम हमारे फूड में ज्यादा होता है, इसलिए इसकी इनकम्पेटिबिलिटी इसी के साथ पड़ी जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। दूसरा, यदि हम टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन देंगे, तो जहां इंजेक्शन देंगे वहां के प्लाज्मा में क्या होगा, कैल्शियम होगा, वो कैल्शियम इसके साथ इंसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिससे हमारे इंजेक्शन साइट पे क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। ओके, उसी तरह से यदि छोटे बच्चों में दे देंगे तो डिसकलरिंग ऑफ टीथ हो जाएगा। क्यों? ये कैल्शियम के साथ बॉडी में इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के ये टीथ में जमा हो जाता है। आपको पता है कैल्शियम डिपॉजिट होता है कहां पे, टीथ पे। ओके, और नेक्स्ट है, यदि हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को या प्रेग्नेंट मदर को दे देंगे तो टेराटोजेनिसिटी बताएगा, मींस फीटस, मतलब फीटस में जब बच्चे के दांत आएंगे, कौन से, दूध वाले दांत आएंगे, जिसको अपन मिल्क टीथ बोलते हैं, वो डिसकलर्ड होंगे। क्लियर? तो जनरली ये लोगों को पता नहीं होता और गांवों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये आंसर शायद आपको पहले पता लग गया होगा, हमारा टेट्रासाइक्लिन आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5,
यूजेज ऑफ आइसोनियाजिड इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू। फ्रेंड्स, आइसोनियाजिड कौन सा टॉक्सिसिटी करता है, देखना। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। आइसोनियाजिड और एक स्ट्रक्चर में और दिखा रहा हूं, देखो ये आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड हो गया। ये आइसोनियाजिड पाइरिडॉक्सिल, जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, इस विटामिन B6 के साथ में यहां से NH2 और यहां से CHO ग्रुप रिएक्शन करता है। ये दोनों यहां से आपस में जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने की वजह से बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बनने से क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, ये अवेलेबल नहीं रह पाता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। और आपको पता होगा विटामिन B6 किसके लिए रहता है, न्यूरोलॉजिकल रहता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो गया तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती है, दैट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस बोलते हैं, और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जिसको एग्जाम्पल से पैरेस्थियासिस, नंबनेस एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, जिसको आइसोनियाजिड चलता है तो पैरों में क्या होता है, सूनापन आने लग जाता है, तो उनको बोलते हैं नंबनेस। ओके, तो यहाँ पे शायद आपको पता लग गया होगा। लेकिन यहाँ इसीलिए जब भी हम आइसोनियाजिड देते हैं उसके साथ में हम विटामिन B6 देते हैं एज ए प्रोफाइलैक्सिस, इसको ट्रीट करने के लिए। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, विटामिन B6 दिया जाता है आइसोनियाजिड के साथ में। जो डेफिशिएंसी ये आइसोनियाजिड बॉडी के अंदर जाके क्रिएट करता है, उस डेफिशिएंसी को मीट आउट करने के लिए। ओके, तो आपको पता लग गया होगा ये न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, तो इस वजह से इसको दिया नहीं जाता। यदि न्यूरोटॉक्सिसिटी को आपको ट्रीट करना है तो आपको यहाँ पे विटामिन B6 देना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन जरूर बनता है। यदि आप नए हैं अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे कहूंगा कमेंट जरूर करें। किस तरह जो भी आपका फीडबैक है मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप लाइक करेंगे और पॉजिटिव कमेंट लिखेंगे तो मेरे लिए इंस्पिरेशन होगा, और यदि आप डिसलाइक करेंगे या नेगेटिव इंपैक्ट लिखेंगे, नेगेटिव का मतलब मैं उस चीज को ऐसा कहूंगा कि मेरे को और अच्छा इंप्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज सजेस्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, बहुत सारी ड्रग्स आ रही है, मतलब 3 का ड्रग है। इस ड्रग थेरेपी को बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसको MTD बोलते हैं। फ्रेंड्स, मल्टी ड्रग थेरेपी किसकी, लेप्रोसी की बात कर रहे हैं। ये क्यों दी जाती है, बेसिकली 3 टारगेट होता है, 1, 2 और 3 टारगेट होता है। पहला टारगेट है टू डील डैप्सोन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मतलब डेप्सोन के साथ में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, इसलिए कॉम्बिनेशन या मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, MTD दी जाती है। दूसरा, टू शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जनरली 1 साल चलता है, 9 महीने चलता है, तो उसको 6 महीने या उससे कम करने के लिए उसको मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है टू एलिमिनेट माइक्रोबियल डोरमेंट फॉर्म, मतलब यदि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री यदि डोरमेंट फॉर्म में भी है तो उसको भी ये क्या करेगा, ट्रीट कर देगा, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको भी नष्ट कर देगा, उसको भी निकाल देगा। ओके, इसलिए लेप्रोसी में इसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसलिए फ्रेंड्स क्या है, 1981 में WHO ने रिकमेंड किया MTD, और ये MTD किस फॉर्म में दिया है, तो डैप्सोन, क्लोफाजिमीन एंड रेफाम्पिन, ये तीनों ड्रग दिया जो एज ए MTD 1981 में रिकमेंड किया गया था WHO के द्वारा। तो इस तरह से आपको शायद समझ में आ गया होगा, आंसर B हो गया हमारा, जैसा कि डैप्सोन, क्लोफाजिमीन एंड रेफाम्पिन हमने डिस्कस किया। क्लियर। Next question number 7, anti-hypertensive drug that inhibit renin-angiotensin system is। Friends, renin-angiotensin system होता क्या है देखिएगा, बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे ही हाइपोटेंशन की कंडीशन आती है या सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। उससे क्या होता है,
किडनी पे स्टिमुलेशन होता है। जैसे किडनी स्टिमुलेट करती है और एक एंजाइम रिलीज होता है, वो होता है रेनिन। ये रेनिन बेसिकली क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म रहता है। इनएक्टिव फॉर्म एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, और इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, और यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो शुरू में हमारी प्रॉब्लम हुई थी उसको ट्रीटमेंट कर लेता है हमारा बॉडी। क्लियर है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, मींस फीडबैक सिस्टम होता है। अब हम यदि ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसको हम ACE इनहिबिटर बोलते हैं, एंजियोटेंसिन C4 कन्वर्टिंग E4 एंजाइम। ओके, यदि जिसकी वजह से क्या होगा, ये नहीं बनेगा सेकंड वाला नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा। वेसोडाइलेशन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज है, 3 कैटेगरी है। पहला सल्फीहाइड्राइड जिसको हम कैप्टोप्रिल बोलते हैं, डाइकार्बोक्सिलेट जिसमें एनालप्रिल, लिजिनोप्रिल, स्पाइराप्रिल, मोएक्सिप्रिल, पेरेंडोप्रिल, क्यूनाप्रिल, रेमिप्रिल, ट्रेंड्रोप्रिल। ओके, और फोस्फोनेट कैटेगरी में आता है फोजिनोप्रिल। क्लियर। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये सारी की सारी प्रोड्रग होती है, एक्सेप्ट 2 ड्रग्स नहीं प्रोड्रग होती, तो लिजिनोप्रिल प्रोड्रग नहीं होती और एक कैप्टोप्रिल प्रोड्रग नहीं होती। ये वाला कैप्टोप्रिल हो गया, एक ये लिजिनोप्रिल हो गया। ये 2 मॉलिक्यूल ड्रग मॉलिक्यूल प्रोड्रग नहीं होते, बाकी सारे के सारे प्रोड्रग होते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, आंसर हमारा कैप्टोप्रिल है, जैसा कि ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, comes to next, that is question number 8, the mechanism of action of rifampicin involves। यदि हम रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो देखना बैक्टीरिया की बात होगी। यहाँ पे जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, ये बैक्टीरियल डीएनए क्या करता है फ्रेंड्स, आरएनए बनाता है। आरएनए जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इस ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। इस जिसकी वजह से आरएनए बनता है। आरएनए जैसे बना, आरएनए क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस किया बाय मीन ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, जैसे ट्रांसलेशन हुआ प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ। प्रोटीन का सिंथेसिस ही डिटरमाइन करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। क्लियर, चाहे वो एंजाइम हो चाहे और कोई से कंपोनेंट हो। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रिफाम्पिसिन को लेते हैं। रिफाम्पिसिन को क्या करता है, इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी में इसको यूज किया जाता है, इसका प्रिफर्ड। इसके अलावा और भी यूजेज है फ्रेंड, देखिएगा ये सेकंड एंड थर्ड चॉइस ड्रग फॉर किस लिए होता है, एमआरएसए, डिप्थेरॉइड्स एंड लीजियोनेला इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट यूज होता है फ्रेंड्स इसका कौन सा, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजियोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस में इसको यूज किया जाता है एज ए प्रोफाइलैक्सिस। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका यूजेज कौन सा, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ देते हैं फ्रेंड्स। जब डॉक्सीसाइक्लिन के साथ रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन देते हैं तो ये फर्स्ट लाइन थेरेपी हो जाता है किसके लिए, ब्रूसिलोसिस के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए कौन क्या करता है, बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और ये रिफाम्पिसिन के यूजेस। क्लियर। तो यहाँ पे शायद आपको समझ में आ गया होगा, पहला ही आंसर हो गया कौन सा, इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल डायरेक्ट डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज। ओके,
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलेक्टोन। फ्रेंड्स स्पाइरोलेक्टोन के बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूं। बेसिकली ये क्या होता है इसको समझने के लिए एक चीज समझना आप लोग, एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन इंटरेक्ट करता है इंट्रासेल्यूलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है फॉर्मेशन होता है एक प्रोटीन का, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, जिसको एआईपीज बोलते हैं। ये एआईपी क्या करता है, एआईपीज प्रमोट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन। मतलब सोडियम को तो ये बॉडी के अंदर लेता है और पोटेशियम को क्या बाहर निकालता है। ओके, अब बात करते हैं स्पाइरोलेक्टोन की। स्पाइरोलेक्टोन फ्रेंड्स क्या है, डाययूरेटिक नेचर का है, जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। मतलब यहां पे ध्यान देना, एल्डोस्टेरोन ये इधर वाला पाथवे बताया था मैंने आपको, इस पाथवे को ये इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एआईपीज नहीं बनेगा। जैसा कि हमने यहां पे देखा था, यदि इसको इनिबिट कर देगा तो एआईपी नहीं बनेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है, नो फॉर्मेशन ऑफ एआईपीज, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन को इनिबिट हो जाएगा और पोटेशियम सिक्रेशन नहीं होगा। मतलब समझ में आया, सोडियम तो क्या करेगा, यूरिन में चला जाएगा, पोटेशियम क्या रह जाएगा, बॉडी में ही रह जाएगा। इसीलिए बॉडी में रहने की वजह से यहां पे समझना, इस डाययूरेटिक को हम पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक भी बोलते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक का मतलब पोटेशियम बॉडी में ही रख रहा है ये डाययूरेटिक। ओके, और स्पाइरोलेक्टोन बेसिकली कंप्लीटली मेटाबोलाइट हो जाता है लीवर में। लीवर में मेटाबोलाइट होता है, जनरेट करता है एक्टिव मेटाबोलाइट, जिसको हम बोलते हैं कैनरेनोन। जो एक्टिव मेटाबोलाइट है, इसका मतलब ये भी अपना एक एक्शन देगा एज ए डाययूरेटिक। क्लियर है, तो यहां पे आंसर क्या हो गया, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, कैनरेनोन। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज in congestive cardiac failure, digitalis glycosides are used because it increase। ध्यान दीजिएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड को यूज करते हैं। क्यों करते हैं समझना। बेसिकली फ्रेंड्स, डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड जिसका एग्जांपल हम डिजॉक्सिन ले रहे हैं, ये डिजॉक्सिन क्या करता है, बाइंड हो जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, किसके पे, मायोकार्डियल फाइबर्स पे होता है ये एंजाइम, और इस एंजाइम को बाइंड होता है। जैसे ही बाइंड होता है एक्युमुलेशन हो जाता है सोडियम का, जहां पे मायोकार्डियल फाइबर्स में जो मसल्स होती है, और जैसे ही एक्युमुलेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, रिलीज हो जाता है कैल्शियम आयन, किससे, फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो साइटोसोल होता है उसमें कैल्शियम का एक्युमुलेशन हो जाता है। कैल्शियम का एक्युमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल का मतलब हार्ट की जो मसल्स है उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसको लिया जाता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में इसको लिया जाता है। इसका मतलब शायद समझ में आ गया होगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर बी। यहाँ पे आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन जरूर बनता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने कंप्लीट वीडियो देखा। यहाँ पे मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।